हेलो स्टूडेंट, स्वागत है केमिस्ट्री क्लास में। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 सॉल्यूशन में हमने पिछले वीडियो में कवर किया था सांद्रता व्यक्त करने की विधि, है ना, या विलयनों की सांद्रता व्यक्त करना, एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें हमने द्रव्यमान प्रतिशत मास परसेंटेज और आयतन प्रतिशत वॉल्यूम परसेंटेज और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत मास वॉल्यूम परसेंटेज और मोलरता अर्थात मोलरिटी पर हमने वीडियो बनाया था। आपने खूब अच्छे से उसको देखा है। उसके बाद उसी का दूसरा भाग है आज उसी पाठ का कि विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियों में मोललता और नॉर्मलता, मोलेलिटी और नॉर्मेलिटी। तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट होगा वो मोललता होगा। बोर्ड पर उतनी ही चीज़ों को हम रख रहे हैं जितना का हमें ज़रूरत है, ताकि पढ़ाते समय ज़्यादा बोर्ड पर लिखने का कार्य न करना पड़े। तो जो अनावश्यक चीज़ अब हो गया है, पहले आवश्यक ही था, उसको डिलीट कर दे रहे हैं, बाकी को आप देखिएगा। तो पहला हमारा जो बिंदु होने जा रहा है आज का वो है मोललता या मोलेलिटी। ध्यान से आप वीडियो देखिएगा, डाउट होगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। तो पहला हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मोललता या मोलेलिटी, ठीक है। याद रहेगा, याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मोलेलिटी में देखिएगा, इसका डेफिनेशन को सुनिएगा गौर से। किसी विलयन के 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोललता कहा जाता है, ठीक है। तो मोलरता और मोललता में एक अंतर आप ये भी देख लिए कि मोलरता में हम बोले थे विलेय की मोलों की संख्या 1 लीटर आयतन में है। यहाँ पास मोललता में, मोलेलिटी में हम कह रहे हैं कि विलेय की मोलों की संख्या 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में है। वहाँ पास क्या बोला जाता है? मोललता बोला जाता है। अगर एक बार डेफिनेशन को बोर्ड पर लिख दूं तो शायद आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। तो मैं लिख दे रहा हूँ, सिर्फ आपकी याद मात्र करने के लिए लिख रहा हूँ। इसको गौर से देखिएगा। देखिएगा, किसी विलयन के 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम में उपस्थित या घुले हुए उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को, विलेय की मोलों की संख्या को मोललता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोललता या मोलेलिटी कहा जाता है, ठीक है। मोलेलिटी कहा जाता है। इसे स्मॉल m से व्यक्त किया जाता है। इसे स्मॉल m से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो देखिएगा, परिभाषा अब आपके सामने है, बोर्ड पर लिखा हुआ है। जो हम परिभाषा बताए थे कि किसी विलयन के 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहा जाता है। इसे स्मॉल m द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब इसको सूत्र के रूप में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, बोर्ड पर नजरें बनाए रखिएगा। इसके कुछ पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को डिलीट कर दे रहे हैं ताकि आपको और भी चीज़ों को बताया जा सके। तो देखिएगा, गौर से देखिएगा, यहाँ पास तक आप लिख लिए हैं। देखिएगा आगे देखिएगा गौर से कि क्या हो जाएगा आगे। इसे स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। तो आगे देखिएगा बच्चों, मोललता m बराबर स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा सूत्र के रूप में? विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या बटे क्या हो जाएगा? विलायक का द्रव्यमान। क्या हो जाएगा? विलायक का द्रव्यमान। एकदम परिभाषा पर ही है, जो परिभाषा आप लिखे हैं उसी में ही है ना। और ये द्रव्यमान केजी में नापा जाएगा, किलोग्राम में नापा जाएगा। तो किसी भी विलयन के 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को क्या बोला जाता है? मोललता या मोलेलिटी कहा जाता है। ये बात क्लियर हुआ। अब यहाँ पास गौर से देखने की बात यह है कि इस सूत्र को और आगे बढ़ाते हैं। यदि विलायक की मात्रा को ग्राम में तौला जाए, क्या में तौला जाए? ग्राम में तौला जाए, तो देखिएगा आगे क्या हो जाएगा। आगे हो जाएगा आपका मोललता m बराबर, है ना, मोललता m बराबर हो जाएगा विलेय की मोलों की संख्या
विलेय की मोलों की संख्या गुणे 1000 बटे क्या हो जाएगा, विलायक का द्रव्यमान। क्या हो जाएगा, विलायक का द्रव्यमान। अब यहाँ पर द्रव्यमान जो है ग्राम में लिखा जाएगा। ठीक है, यदि ग्राम में लिखा जाए तो कुछ ऐसा फार्मूला हो जाएगा, विलेय की मोलों की संख्या गुणे 1000 बटे विलायक का द्रव्यमान ग्राम में। अब डेफिनेशन के अनुसार जब आगे बढ़ेंगे तो आप जानते हैं कि विलेय की मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, या मोलों की संख्या जो सिंपल जो पढ़े हैं आप, विलेय की मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, विलेय की मोलों की संख्या बराबर आपने पढ़ा है विलेय का भार। क्या पढ़ा है आपने, विलेय का भार। अगर मैं मोलों की संख्या को ऐसे दर्शाऊं, थोड़ा सा एक लाइन और इसमें इस मतलब पहले का बाद का स्टेप बता दिए, एक स्टेप आप पहले देखिए। अगर यहाँ पर देखिए कि मैंने लिख दिया कि विलेय का भार या विलेय का द्रव्यमान जो है, या विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या, गौर से देखिएगा, विलेय की मोलों की संख्या को मैं NB मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, NB। ठीक है, और विलायक का द्रव्यमान जो है, विलायक का द्रव्यमान, विलायक के द्रव्यमान को मैंने मान लिया है WA। उस समय मोललता M बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर विलेय की मोलों की संख्या है, ये क्या हो जाएगा NB बटे में विलायक का द्रव्यमान है, ये क्या हो जाएगा WA गुणे क्या हो जाएगा 1000। तो एक फार्मूला तो मोललता के लिए या मोलेलिटी के लिए ये आ जा रहा है। ठीक है, इतना बात को समझ जा रहे हैं। अब ऊपर वाला अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि उसके बाद ऊपर वाला पार्ट को हम डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, देखिएगा यहां तक पहुंच गए हैं तो देखिएगा आगे क्या होगा। यदि विलेय का भार या जो दिया गया द्रव्यमान है ना, विलेय का भार अगर WB है ना, और उस विलेय का जो अणु भार है वो क्या है MB है, तो जो मोलों की संख्या NB होगा, WB बाई क्या हो जाएगा MB हो जाएगा। यह बात से भी आप अवगत हैं। तो आगे देखिएगा मोललता के लिए जो आपका फार्मूला बनने जा रहा है वो क्या बनने जा रहा है, गौर से देखिएगा आप, गौर से देखिएगा क्या बनने जा रहा है। आगे बनने जा रहा है आपका NB, ये हो गया तो मोललता स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा, NB के वैल्यू को रखेंगे तो क्या हो जाएगा WB बटे MB, NB के वैल्यू को बस रखे हैं, गुणे क्या हो जाएगा आपका 1000 बट्टे में आपका क्या मौजूद है WA। तो ये हो गया फार्मूला किसका, मोललता का। तो आपने इस मतलब इस बिंदु से दो मोललता के फार्मूला को आपने देखा, एक फार्मूला ये है और दूसरा फार्मूला ये है। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं तो इसके आधार पर बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं, जहां इसका जरूरत पड़े वहां उसको अप्लाई कीजिए, जहां इसका जरूरत पड़े वहां उसको अप्लाई कीजिए। एक और जो आता है आपके एनुअल एग्जाम में जो है, अक्सर अब हमने देखा है पिछले कई सालों से कि मोलरता और मोललता में अंतर पूछता है। तो संभव है कि कभी ये भी पूछा जाए कि सांद्रता व्यक्त करने की अच्छी विधि दोनों में से कौन है, मोलेरिटी या मोलेलिटी। ठीक है, तो देखिएगा थोड़ा सा इस पर हम चर्चा करते हैं कि दोनों में श्रेष्ठ क्या है। अगर श्रेष्ठता को पढ़ लेते हैं तो दोनों में अगर अंतर भी पूछता है, डिफरेंस बिटवीन मोलेलिटी एंड मोलेरिटी, तो आप उसको आसानी से एग्जाम में बना सकते हैं। ठीक है, अगर इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, आगे देखिएगा, इसको डिलीट कर रहे हैं हम, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा गौर से, गौर से देखते जाइएगा। हमारा है कि मोलरता श्रेष्ठ है कि मोललता श्रेष्ठ है ना, दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है। हमारा टॉपिक ये है कि किसी भी विलयन के कॉन्सेंट्रेशन को व्यक्त करने के लिए, बताने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है, मोललता या मोलरता। तो दोनों के फार्मूला को आप देखिए और उसको एनालाइज कीजिए। तो एक का फार्मूला जो है मोलरता का फार्मूला आपने पढ़ के आया है, M बराबर WB बाई MB गुणे 1000 बटे आपने क्या पढ़ा है, भी पढ़ा है। अभी तुरंत आपने मोललता का फार्मूला डेरिवेशन किया है, मोललता M बराबर WB बाई MB गुणे क्या हो जाएगा 1000 बटे WA।
यहाँ पास दोनों फार्मूला को देखेंगे तो सारी चीजें लगभग आपको समान दिखाई देगी। तो समान जो चीजें दिखाई दे रही है, गौर से देखिए क्या दिखाई दे, मोलरता, मोलरिटी में भी आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, WB/MB मल्टीप्लाई 1000। यहाँ भी देखेंगे तो क्या होगा, ये होगा। मतलब इनमें से अगर मोलरता बेस्ट है तो किसके कारण है, और मोलरता अगर बेस्ट है तो किसके कारण है। तो मैं आपको बता दूं कि किसी विलयन को सांद्रता परिवर्तन सांद्रता को व्यक्त करने के लिए जो मोललता है, मोलेलिटी जो है वो बेस्ट है किसके तुलना में, मोलेरिटी के तुलना में। क्यों बेस्ट है, देखिएगा कि जब ताप परिवर्तन किया जाता है, मतलब अगर जिस सॉल्यूशन, जिस विलयन के बारे में बात कर रहे हैं, अगर उसका ताप परिवर्तन किया जाता है तो आप ध्यान दीजिएगा कि द्रव, यहाँ पर देखिएगा मोलरता किसमें बात कर रहा है, आयतन में बात कर रहा है, और आयतन वो भी लीटर में, मतलब कहीं ना कहीं द्रव अवस्था की बात की जा रही है। तो जब ताप में वृद्धि किया जाता है तो वहां पर द्रवों का क्या होता है, प्रसार होता है। जब द्रवों को प्रसार होगा तो आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आप देखेंगे कि इस कंडीशन में आयतन क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको कांस्टेंट मान लूँ, W/MB गुणे 1000 को कांस्टेंट मान लूँ, तो ये को ऐसे मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पास देखिएगा कि जैसे ही आपने ताप परिवर्तन किया, अर्थात ताप को बढ़ाया तो द्रवों का प्रसार होगा, द्रवों को प्रसार होगा तो विलयन की मोलरता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब जैसा ही आयतन बढ़ेगा मोलरता कम, टेम्परेचर क्या होने पर, बढ़ने पर, टेम्परेचर बढ़ने पर द्रवों का प्रसार होगा, द्रवों का प्रसार होगा तो आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो सांद्रता घटेगी, अर्थात मोलरता घट जाएगी। अगर टेम्परेचर को हम डाउन करते हैं, टेम्परेचर को डाउन करते हैं तो उसके अणु समीप आएंगे तो उसका वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो सांद्रता क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यह बात क्लियर हो गया। लेकिन जब बात करते हैं हम मोललता का, मोलेलिटी का, तो मोलेलिटी का बात करते हैं तो उसके आयतन पर डिपेंड न करके विलायक के द्रव्यमान पर डिपेंड कर रहा है। और ताप घटाइए या बढ़ाइए, जो द्रव्य है वो क्या है, संरक्षित है, वो घट बढ़ नहीं रहा है। जैसे मान लीजिए कि किसी बर्फ को आपने तौला, ठीक है, बर्फ को आपने तौला, तो बर्फ का अगर वजन 1 किलोग्राम है, अगर वो द्रव अवस्था में आ जाता है, जल की अवस्था में आता है, तो वॉल्यूम चेंज हो सकता है, लेकिन उसका द्रव्यमान अभी भी क्या है, 1 किलोग्राम ही है। जल को टेम्परेचर और दिए आप, अगर वो जलवाष्प बन गया, गैसीय स्टेज में आ रहा है, तो आप ये भी ध्यान देंगे कि उस समय उसका आयतन बढ़ गया, लेकिन अभी भी उस गैस का, जलवाष्प का जो द्रव्यमान है वो क्या है, 1 किलोग्राम ही है। अर्थात तापमान बढ़ाने से विलायक का द्रव्यमान जो होता है वो कोई परिवर्तन नहीं होता है, नो चेंज, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जब परिवर्तन नहीं होता है तो मोलेलिटी भी क्या होगा, परिवर्तन नहीं होगा। अतः आप कह सकते हैं कि मोलरता और मोललता में अगर कोई श्रेष्ठ मेथड है विलयन के कॉन्सेंट्रेशन बताने के लिए, तो मोलेलिटी जो है वो बेस्ट है, किसके कंपेयर में, मोलेरिटी के कंपेयर में। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक था कि दोनों में अच्छी विधि कौन है, ये बात क्लियर हो गया। अब एक चीज और है कि इसमें जब आप अपना टेक्स्ट बुक खोलते हैं तो आप देखते हैं मोलरता और मोललता में संबंध है ना, रिलेशनशिप बिटवीन मोलेरिटी एंड मोलेलिटी, उसको भी हम यहाँ पास देख लेते हैं। ठीक है, जो आपके बुक में है उसी फार्मूला तक हम पहुंचेंगे। उसके अलावा और भी कई इससे रिलेटेड फार्मूला है, लेकिन उतना डीप में फिलहाल जाने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, तो देखते जाइएगा, गौर से देखिएगा यहाँ पास कि दोनों में संबंध क्या है। ये देखिएगा, मोलरता m बराबर होता है NB गुणे 1000 बटे क्या होता है, V होता है, आयतन। ठीक है, दो फार्मूला हम पढ़ाए थे, जिसमें से एक फार्मूला ये है। दूसरा फार्मूला जो है मोललता m है, मोललता m जो है उसका जो फार्मूला है वो क्या है, देखिएगा, उसका जो फार्मूला है NB गुणे 1000 बट्टे क्या है, WA है। ये बात क्लियर है, दोनों इस फार्मूला को तो अभी आप देखें। अगर मैं मान लूं कि इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, तो इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड से भाग दे दीजिए या सेकंड में फर्स्ट से भाग दे दीजिए। तो मैं सेकंड में फर्स्ट से भाग देता हूँ, तो मोलरता m बटे कैपिटल M, तो स्मॉल m का वैल्यू जो है वो है NB गुणे 1000 बटे क्या है, WA। और यहाँ पर देखिएगा कि मोलरता का जो वैल्यू है NB गुणे 1000 बटे क्या है, V है। तो ये NB से NB कट जाएगा और 1000 से 1000 कट जाएगा, तो बच क्या जा रहा है, देखिएगा
स्मॉल m इक्वल टू, ये मिश्र भिन्न हो जा रहा है तो ये चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा आयतन भी, और यहाँ पास आपका क्या बच जा रहा है, कैपिटल M, और ये रह जाएगा यहाँ WA। अगर आप मोलरता M का यहाँ गुणा कर देते हैं तो मोलरता M बराबर हो जाएगा मोलरता इंटू आयतन बटे WA। यदि आयतन को हमने मान लिया, आयतन को हमने 1 लीटर मान लिया, तो मोलरता M बराबर क्या हो जाएगा, मोलरता और क्या हो जाएगा बटे WA। ये मोलेलिटी और मोलेरिटी में क्या है, संबंध है। तो यहाँ पास आप कैसे लिख सकते हैं, शब्दों में लिखेंगे तो मोललता बराबर मोलरता बटे क्या हो जाएगा, विलायक का भार या विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि ये एकदम कॉमन सा चीज है, इसको जब भी एग्जाम आएगा तो इसको बड़ी आसानी से आप डेरिवेशन कर सकते हैं, व्युत्पन्न कर सकते हैं, इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रिलेशनशिप बिटवीन मोलरिटी एंड मोलेलिटी। अब इसको डिलीट करते हैं, उसके बाद इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलिए आगे देखिएगा, इसमें एक क्वेश्चन आता है कि शुद्ध जल का मोलेरिटी कितना होता है, शुद्ध जल का मोलेरिटी कितना होता है, कितना होता है मोलेलिटी। प्रश्न जो आता है शुद्ध जल का मोलेलिटी कितना होता है, तो देखिएगा शुद्ध जल का जो मोलेलिटी होता है उसको देखेंगे हम। प्रश्न है हमारा शुद्ध जल का, है ना, शुद्ध जल का मोललता कितना होता है। अक्सर हायर सेकेंडरी 12th के एनुअल एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार कई बोर्ड में पूछे गए हैं, चाहे मध्य प्रदेश बोर्ड हो या छत्तीसगढ़ बोर्ड हो, है ना, कितना होता है। तो देखिएगा, अगर आप परिभाषा का बात करेंगे तो परिभाषा क्या बोलता है कि विलयन के 1000 ग्राम में उपस्थित या 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय की जो मात्रा है, विलेय की जो मोलों की संख्या है, उसी को क्या बोला जाता है, मोललता बोला जाता है। तो यहाँ बात जब 1000 ग्राम की बात कही जा रही है तो हम मान लेते हैं कि जल का जो भार है वो कितना है, 1000 ग्राम है, और जल का जो अणु भार होता है, वो जल का अणु भार जो हो जाएगा आपका वो 18 हो जाएगा। इसको जानते हैं आप कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, 2 और ये क्या हो जाएगा 16, तो 2 एकम 2, 16 2 18। तो मोललता M बराबर हो जाएगा उसका 1000 बटे क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, 2 9 18 और 2 50 कितना हो जाएगा 2 500 से जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 500 से 1000 हो जाएगा 1000, हाँ। अब 500 को 9 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 9 पच्चे 45 हो जाएगा, ये 5 आएगा, पुनः यहाँ 0 आएगा तो ये क्या हो जाएगा 50 और पुनः 9 पच्चे क्या हो जाएगा 45, 55.55। ये जल का क्या हो जाएगा, शुद्ध जल का मोललता आएगा। कई बार ये हायर सेकेंडरी के एनुअल एग्जाम में पूछा है और ये जो क्वेश्चन है कई प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में भी पूछी जाती है। ठीक है, तो ये मोललता से संबंधित जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक था, और जितना आपको 12th क्लास के केमिस्ट्री के स्तर से जानना था वो पर्याप्त है। अगला जो दूसरा हमारा जो महत्वपूर्ण बिंदु है ना, वो है हमारा नॉर्मेलिटी या नॉर्मलता। क्या है, नॉर्मेलिटी या नॉर्मलता। ध्यान दीजिएगा क्या है, नॉर्मेलिटी या नॉर्मलता। ठीक है, तो देखिएगा, गौर से देखिएगा, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है नॉर्मलता या नॉर्मेलिटी। ये थोड़ा सा उससे थोड़ा सा कठिन संभवतः हो सकता है, लेकिन नजरें बनाए रखिए, कोई भी दिक्कत नहीं जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा, परिभाषा को सुनिए पहले इसका, फिर बोर्ड पर लिखेंगे। तो देखिएगा, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहा जाता है। फिर से सुनिएगा, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय की ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहा जाता है। मैं इसको बोर्ड में लिख रहा हूं, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, किसी विलयन के
1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को ग्राम तुल्यांकों, है ना, ग्राम तुल्यांक, ग्राम इक्विवेलेंट मास, है ना, नंबर, ठीक है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं, ठीक है। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, है ना, ध्यान दीजिएगा, आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल N से व्यक्त करते हैं, इसे कैपिटल N से व्यक्त करते हैं। इसे किससे व्यक्त करते हैं? कैपिटल N से व्यक्त करते हैं। यहाँ पास देखिएगा एक है तुल्यांकी भार आने जा रहा है। वो तुल्यांकी भार क्या है? यहाँ पास अब डेफिनेशन में देखिए क्या लिखा हुआ है कि किसी पदार्थ का तुल्यांकी भार, भार भागों की वह संख्या है जो हाइड्रोजन 1 भार भाग, ऑक्सीजन के 8 भार भाग या क्लोरीन के 35.5 भार भाग से क्या होता है, क्रिया करती है, इनके यौगिकों को विस्थापित करती है, उसी को क्या बोला जाता है? तुल्यांकी भार या इक्विवेलेंट वेट कहा जाता है ना। भार भाग का से क्या होगा यहाँ पास अंग्रेजी शब्दावली वेट शेयर, जो भी होगा वेट के अनुसार, है ना, उसका जो उसमें कंपोनेंट है, ठीक है। तो यहाँ पास देखिएगा इसके डेफिनेशन को हम डिटेल पढ़ेंगे इसके फार्मूला के डेरिवेशन के बाद। आप परिभाषा को एक बार देख लीजिए, जो आपके लिए जो महत्वपूर्ण शब्दावली होने जा रहा है तुल्यांकी भार, आपका होने जा रहा है ऑक्सीजन, आपको होने जा रहा है क्लोरीन। अब मेन होने जा रहा है कि आखिर तुल्यांकी भार है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले इधर देख लीजिए, उसके बाद इधर हम आते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय की ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं या कैपिटल N से व्यक्त किया जाता है, डिनोट किया जाता है। आपने इस डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट लेना सोचा होगा तो ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा गौर से। आगे देखिए क्या होने जा रहा है, नॉर्मलता N का हम सूत्र लिखने जा रहे हैं, ठीक है। नॉर्मलता N का सूत्र देखिए क्या है। नॉर्मलता N बराबर, नॉर्मलता N बराबर, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, है ना, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है। तो ये डेफिनेशन जो बताया था उसी के आधार पर इस सूत्र को लिखा गया है। नॉर्मलता N बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब चूंकि विलेय की जो ग्राम तुल्यांक है उसका देखिएगा एक सूत्र होता है, विलेय के ग्राम तुल्यांक बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांक संख्या, है ना, ग्राम तुल्यांक संख्या बराबर जो होता है वो होता है विलेय का भार बटे तुल्यांकी भार। विलेय का भार बटे क्या हो जाता है? तुल्यांकी भार होता है, ध्यान दीजिएगा। तो ग्राम तुल्यांक संख्या यही है, विलेय के भार को जब तुल्यांकी भार से भाग दिया जाता है तो जो नंबर आता है उसी को हम बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो ग्राम तुल्यांक संख्या ये है जब विलेय के भार को, है ना, वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ इक्विवेलेंट, है ना, तो जो है ना इसको जब भाग देते हैं तब विलेय का ग्राम तुल्यांक संख्या आता है। तो तुल्यांकी विलेय का भार तो ठीक है, भौतिक तुला से आपने मेजर कर लिया तो विलेय का भार निकल गया। तुल्यांकी भार क्या है उसको देखिए, तो तुल्यांकी भार का परिभाषा यही है। हर एक पॉइंट को हम क्लियर करते जाएंगे। यहाँ पास फार्मूला लिखने का आशय है कि पहले हम सूत्र तक पहुंच जाते हैं। तो देखिएगा क्या हो जाएगा,
नॉर्मलता n बराबर क्या हो जाएगा, इसके जगह इस वाला पॉइंट को लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, विलेय का भार बट्टे क्या हो जाएगा, नॉर्मलता n बराबर, ये विलेय ग्राम तुल्यांक संख्या है ना, तो इसके जगह इसको लिख दे रहे हैं। विलेय की ग्राम तुल्यांक के संख्या जो लिखा है उसकी जगह ये लिख दें, विलेय का भार बटे तुल्यांकी भार विलेय का ही गुणे क्या हो जाएगा, आयतन विलयन का, वो क्या में होगा, लीटर में होगा, है ना। आयतन क्या में होगा, लीटर में होगा। ठीक है, यदि आयतन को मिलीलीटर में मेजर किया जाए तो मिलीलीटर में मेजर करेंगे तो देखिएगा फार्मूला अब क्या होने जा रहा है, फार्मूला अब हो जाएगा नॉर्मलता n बराबर विलेय का भार बटे क्या है, तुल्यांकी भार गुणे 1000 हो जाएगा। और अब क्या हो जाएगा, आयतन जो अब होगा वो क्या हो जाएगा, मिलीलीटर में हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हुआ, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिएगा, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, आगे देखिएगा, गौर से देखते जाइएगा, सारे प्रॉब्लम आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। यदि विलेय के भार को हमने मान लिया है कि विलेय का जो भार है, विलेय का भार जो है हमने मान लिया है WB, उसका तुल्यांकी भार जो है उसको हमने मान लिया है, तुल्यांकी भार को हमने मान लिया है EB। आयतन को हमने जो मान लिया है वो आयतन को मान लिया है हमने, क्या मान लिया है, VmL, V मिलीलीटर। तो क्या हो जाएगा, नॉर्मलता n बराबर इसके जगह लिखाएगा क्या, WB, तुल्यांकी भार के जगह क्या लिखाएगा, EB, और ऊपर क्या हो जाएगा 1000, और आयतन क्या हो जाएगा V इन ml। तो ये हो गया नॉर्मेलिटी का फार्मूला। अगर सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं तो इस फार्मूला में रखिए और यहाँ से इसका आंसर प्राप्त कीजिए। ठीक है, अगर बात किया जा रहा है, देखिएगा ये, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, अगर बात करें कि ये इस विलयन का बात कर रहे हैं कि अगर ये मान लिया जाए, है ना, ये मान लिया जाए कि ये पात्र है और पात्र में एक सॉल्यूशन तैयार किया गया है, पात्र में क्या किया गया, एक सॉल्यूशन तैयार किया गया है। इसकी जो नॉर्मलता है N1 है और इसका जो वॉल्यूम है V1 है, इसको तनुकरण किया जाए। तनुकरण करने से आशय क्या है, देखिएगा, नॉर्मलता N1 है, इसका वॉल्यूम जो है V1 है, तो जब इसको तनुकरण किया जाए, डाइल्यूशन किया जाए, इसका मतलब इसमें थोड़ा सा और पानी मिलाया जाए, तो जब पानी को मिलाया गया या जो भी विलायक लिए हों, जब उसको मिलाया गया तो निश्चित है कि तुलनात्मक रूप से पहले के आयतन के तुलना में विलेय की संख्या अब क्या है, कम है, क्योंकि आयतन को बढ़ा दिया गया है। तो इस कंडीशन में जो है नॉर्मलता N2 हो जाता है और वॉल्यूम V2 हो गया है, क्योंकि आपने विलायक को मिलाया है। तब इस नॉर्मलता N1 और इस नॉर्मलता N2 में क्या संबंध है, देखिएगा। तो अगर इसकी नॉर्मलता का मैं बात करूं तो N1 हो जा रहा है ना, और N1 हो जा रहा है तो यहाँ पर देखिएगा, इसके लिए फार्मूला तो विलेय तो वही है, उसका तुल्यांकी भार भी वही है, गुणे 1000 है, बट्टे क्या है, V1 है। इसके लिए अब मैंने क्या किया है कि इसमें विलायक की मात्रा को बढ़ा दिया है। अगर पानी विलायक है तो पानी की मात्रा को मैंने बढ़ा दिया है, तो वॉल्यूम बढ़ गया है। तो अब मोलरता का जो नया फार्मूला आ रहा है वो क्या आ रहा है, देखिएगा, नॉर्मलता का फार्मूला N2 जो आ रहा है, विलेय वही है तो उसका तुल्यांकी भार भी वही होगा, गुणे 1000। जो परिवर्तन होना है उसका आयतन परिवर्तन होना है। नीचे को मैं डिलीट कर दे रहा हूं, तो देखिएगा जब ऐसा आगे हम बढ़ेंगे तो देखिएगा गौर से क्या हो जाएगा कि दोनों को भाग दीजिए, पहले वाला में दूसरे को क्या कर दीजिए, भाग दीजिए। तो W/EB से W/EB कैंसिल हो गया, 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, ये मिश्र भिन्न है, ऊपर चला जाएगा और ये तो यहाँ रहेगा ही। तो आपका अगला जो फार्मूला आ रहा है N1/N2 इक्वल टू V2 क्या आ रहा है, V1 आ रहा है। रेडियली इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो N1 V1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, N2 V2 आ जाएगा।
तो किसी विलयन को तनुकरण करने से पूर्व उसके नॉर्मलता और आयतन का गुणनफल बराबर होता है। तनु मतलब उसको जब जब उसको तनु कर दिया जाता है तब, क्योंकि बराबर क्यों होता है, क्योंकि आयतन बढ़ता है तो इसका क्या होता है, नॉर्मलता घटता है। इस वजह से दोनों का गुणनफल आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो ये वाला आप देखेंगे कि ये भी आपको फार्मूला मिलेगा। अब बात ये आता है कि ध्यान दीजिएगा कि जब आप रासायनिक अभिक्रिया पढ़ते हैं, कोई परमाणु किसी परमाणु से क्रिया करता है, तो ध्यान दीजिएगा कि वो कितना मात्रा में क्रिया करता है। तो ये बात क्लियर है कि 1 ग्राम तुल्यांक परमाणु जो है 1 ग्राम तुल्यांक परमाणु से ही दूसरे 1 ग्राम तुल्यांक परमाणु से ही क्रिया कर रहा है। मान लीजिए कि अगर सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड का जो 1 ग्राम तुल्यांक है वो क्लोरीन, सोडियम का जो 1 ग्राम तुल्यांक है वो क्लोरीन के 1 ग्राम तुल्यांक से ही क्रिया करेगा। ये भी बात क्लियर है। ऐसा नहीं है कि 1 ग्राम तुल्यांक उसके 2 ग्राम तुल्यांक से करेगा। तो यहाँ पास बहुत सारी बातें आती हैं जो धीरे धीरे हम पढ़ते जाते हैं। पहले हम ये जानने का कोशिश करते हैं कि 1 ग्राम तुल्यांक क्या होता है। ठीक है, 1 ग्राम तुल्यांक क्या होता है, तो देखिएगा, गौर से देखिएगा। इसको हटा दे रहे हैं तो देखिएगा 1 ग्राम तुल्यांक असल में होता क्या है। चलिए 1 ग्राम तुल्यांक हम विलयन तैयार करते हैं। तो 1 ग्राम तुल्यांक अगर मैं विलयन तैयार करता हूं, एक ऐसा विलयन लेता हूं, है ना, जिसका वॉल्यूम जो है 1000 ml है, अर्थात 1 लीटर है। इसमें मैं वॉल्यूम तैयार करना चाह रहा हूं ना H3PO3 का। H3PO3 इसमें मिला, कितना ग्राम अगर इसको मिलाया जाए कि इसकी नॉर्मेलिटी जो है 1 होगी। तो इसकी नॉर्मेलिटी को 1 होने के लिए देखिएगा इसको कितना ग्राम मिलाया जाता है। तो H3PO3 जो है जब ये किसी क्षार से क्रिया करता है तो कितने उसके हाइड्रोक्सिल आयनों को विस्थापित करता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 हाइड्रोजन आयन है। तो 3 हाइड्रोजन आयन है, इसका मतलब क्या है कि ये जो है 3 हाइड्रोक्सिल आयनों की क्रिया करता है, 3 हाइड्रोक्सिल आयनों को विस्थापित करता है, अर्थात क्षार का जो बेसिक है ना, उसको हटाता है, विस्थापित करता है। तो हम बोलते हैं कि उसकी जो क्षारकता है, ये वाला क्षारकता नंबर कितनी है, 3 है। तो यहाँ पास जो है तुल्यांकी भार निकाला गया। तो तुल्यांकी भार जो निकाला गया वो होता है अणु भार बटे अम्लता या क्षारकता। अम्ल के बारे में बात किया जा रहा है तो इस संख्या को बोलेंगे क्षारकता। अगर क्षार के बारे में बात किया जाता है तो उस संख्या को बोलते अम्लता। तो अणु भार इसका देखेंगे H3PO3 का, तो हाइड्रोजन का अणु भार 1 और 3 है। फास्फोरस का कितना होता है, 15। ऑक्सीजन 31 होता है, परमाणु भार 31। और ऑक्सीजन का कितना होगा, 16 गुणे 3। तो ये देखिएगा 3 एकम 3 और ये 31, तो ये हो जाएगा 34 और 16 तो ये 48, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 8 4 12 के 2 और 4 और 3 7 और 1 क्या हो जाएगा 8, 82 हो रहा है। ठीक है ना। तो इसका अणु भार जो आया 82 ग्राम आया, तो यहाँ पास 82 लिखिए और इसकी क्षारकता नंबर कितना आया है, 3 आया है, तो ये 3 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 3 सत्ते 21 और 3 तिहाई इतना। तो इसका मतलब है कि अगर आप H3PO3 का 27.3 ग्राम डालते हैं, कितना डालते हैं, 27.3 ग्राम डाल रहे हैं, इसका मतलब है कि 1 ग्राम तुल्यांक डाल रहे हैं। 1 ग्राम तुल्यांक डाल रहे हैं, अर्थात उस विलयन की नॉर्मलता कितनी है, 1 है। समझ रहे हैं बात को। अब ये बात कहाँ कहा जा रहा है, 1 लीटर में अगर आधा लीटर कर दिया जाए, 500 ml कर दिया जाए, तो इतनी मात्रा कितनी में एक नॉर्मल बना रहा है, 1000 ml में। अब 500 ml में डाल देंगे तो नॉर्मलता बढ़ के कितना हो जाएगा, 2। अगर इसको 2 लीटर कर दिया जाए, अर्थात 2000 ml कर दिया जाए, तो फिर वही चीज देखिएगा कि 27.33 जो ग्राम है वो 1 ग्राम तुल्यांक था और एक नॉर्मल था 1000 में, लेकिन जब उसको 2000 में डाला जा रहा है तो तुलनात्मक रूप से क्या हो जा रहा है, ये आधा मात्रा हो जा रहा है। तो उस समय नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, n/2 हो जाएगी। इस चीज को ध्यान दीजिए, वही हम तनुकरण पूर्व से भी पढ़े थे कि क्यों आखिर बराबर हो जाता है। तो आयतन के घटने बढ़ने के साथ क्या होगा कि उसके जो सांद्रता है अर्थात नॉर्मेलिटी पर असर पड़ेगा। अब तुल्यांकी भार का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे हम देखते हैं।
हमने नॉर्मलता के संबंध में जो देखना, एक और उदाहरण ले लेते हैं, है ना, एक और उदाहरण ले लेते हैं। एक नॉर्मल पहले हम तैयार करते हैं सॉल्यूशन को, अब हम बदल रहे हैं, है ना, विलेय को हम बदल रहे हैं। ठीक है, तो गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा यहाँ पर कि विलायक के रूप में जो कुछ भी है, जल भी हो सकता है, इसका वॉल्यूम 1 लीटर है अर्थात 1000 ml है। मुझे तैयार करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक नॉर्मल सॉल्यूशन। कितना तैयार करना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक नॉर्मल सॉल्यूशन। तो यहाँ पास देखिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को आयनन होता है तो Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव बनता है। इस चीज को आप काफी अच्छे से जानते हैं। मतलब किसी अम्ल से किसी एसिड से एक हाइड्रोजन आयन को क्या करता है? वो विस्थापित करता है। अर्थात इस संख्या को, जो एक हाइड्रोक्सिल आयन संख्या आया है, इसको हम बोलते हैं अम्लता, एसिडिटी। क्या बोलते हैं? अम्लता। तो यहाँ पास जो तुल्यांकी भार निकलने जा रहा है, वो तुल्यांकी भार जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तुल्यांकी भार जो हो जाएगा आपका अणु भार बटे क्या हो जाएगा? अम्लता। तो अणु भार आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को जानते हैं, ये होता है 23, ये 16 और हाइड्रोजन 1, ये 40 हो गया। तो यहाँ पास अणु भार की जगह 40, अब एक ही हाइड्रोक्सिल आयन निकल रहा है तो 1, अर्थात 1 लीटर विलियन में अगर 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड अवेलेबल है, उपलब्ध है, अर्थात 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास है, अर्थात एक नॉर्मल सॉल्यूशन है। लेकिन अगर आप 20 ग्राम डाल दिए, 20 ग्राम डाल दिए तो सीधे आधा मात्रा कम कर दिए, है ना। तब 20 ग्राम डाल दिए तो उसकी नॉर्मलिटी क्या हो गई? घट गई, n/2 हो गया। अगर 80 ग्राम डाल दिए तो उसका नॉर्मलिटी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मतलब 1 ग्राम तुल्यांक में जो विलेय का द्रव्यमान है, हर अणु का अलग अलग है। ये बात को ध्यान रखिएगा कि 1 ग्राम तुल्यांक का मतलब ऐसा नहीं है कि सभी के लिए वो मात्रा बराबर है। हमने देखा कि A3PO3 के लिए 27.33 था, सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए 40 था, वैसा ही HCl के लिए अलग होगा, NaCl के लिए अलग होगा, सोडियम कार्बोनेट का 1 ग्राम तुल्यांक अलग होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब तुल्यांकी भार जब आप किताब में पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक में, तो आपको परेशान करता है ये परिभाषा, तो इसको धीरे धीरे हम चर्चा करते हैं, पूरी समस्या खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो तुल्यांकी भार के परिभाषा को आपने देख लिया है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हैं, नहीं तो आपके टेक्स्ट बुक में भी है। गौर से देखते जाइएगा कि तुल्यांकी भार कहाँ और कैसे होता है। तो यदि मैं बात करूं अम्ल का तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट का बात करूं, तो उसके लिए जो फार्मूला है देखिएगा, उसके लिए अणु भार, उस अम्ल का क्या हो जाएगा? अणु भार हो जाएगा, बट्टे क्या हो जाएगा? क्षारकता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षारकता होगा। जैसे मान लीजिए कि HCl है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कर रहा है, तो आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन कितने OH को हटा रहा है? तो एक OH को हटा रहा है। तो उस कंडीशन में जो भी अम्ल है HCl, उसका अणु भार को लिखा जाएगा और उसके संख्या की जगह क्या हो जाएगा बच्चों? एक OH को हटा रहा है तो उसकी क्षारकता 1 हो जाएगी। अगर बात किया जाए कि कोई क्षार का तुल्यांकी भार, किसका बात किया जाए? क्षार का तुल्यांकी भार। तो जब क्षार का तुल्यांकी भार कहेंगे तो डेफिनेशन वही होगा, अणु भार बटे क्या हो जाएगा? क्षार का बात हो रहा है तो वहां क्या हो जाएगा? अम्लता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्लता। अब यहाँ पर देखिए कि एक OH आयन जो है कितने HCl आयन को विस्थापित कर, H आयन को विस्थापित कर रहा है, तो एक हाइड्रोजन आयन को कर रहा है। तो यहाँ पर इसकी संख्या क्या हो जाएगी? 1। तो परिभाषा यहाँ पर क्षार का क्या निकालेंगे? अणु भार को निकालेंगे और उसकी जो क्षारकता है 1 है। इसी आधार पर तो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के तुल्यांकी भार को 40 निकाला था, 40 निकाला था। तो ये हो गया अम्ल का तुल्यांकी भार का संबंध और ये हो गया क्षार के तुल्यांकी भार का संबंध, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे गौर से देखिएगा। अगला पॉइंट जो है, ये अम्ल और क्षार का बात हो गया। अगर लवण का बात होता है तो क्या होता है? एक लवण का उदाहरण हम ले लेते हैं। मान लेते हैं सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3 है। इसको जब अम्ल में डाला गया तो ये बना ले रहा है सोडियम क्लोराइड बना ले रहा है। ये सब चीजों को आप जानते हैं। और क्या बना लेता है? और नहीं जानते हैं तो सीखना पड़ेगा ये सबको, ठीक है। सोडियम क्लोराइड बना ले रहा है, और क्या बना ले रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बना ले रहा है, और क्या बना रहा है? जल बना ले रहा है। तो सोडियम कार्बोनेट का अगर बात किया जाएगा उसके तुल्यांकी भार का, कि तुल्यांकी भार जो निकालना है सोडियम कार्बोनेट का, लवण या साल्ट का जब बात करें तो तुल्यांकी भार बराबर इसका क्या हो जाएगा?
इसका हो जाएगा अणु भार, क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, अणु भार हो जाएगा। और इस पर उपस्थित आवेश हो जाएगा, वो धन आवेश हो या ऋण आवेश हो, है ना, क्योंकि यहाँ पर धन आवेश की संख्या जनरली, तो इसको आयनन करा के देखिए तो 2n पॉजिटिव प्लस CO3 क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर से संख्या को क्या ले लिया जाएगा, 2 ले लिया जाएगा। तो उस लवण के अणु भार में अर्थात साल्ट के अणु भार से जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, उसका तुल्यांकी भार आ जाएगा। यहाँ पर धन आयन की संख्या भी 2 लिया जाएगा, क्योंकि सोडियम 2 है तो 1 धन आयन और सोडियम में 2 धन आयन, तो उसी से भाग जाएगा। तो अणु भार सेम आना है, तो ये क्या हो गया, तुल्यांकी भार सेम आ जाएगा। या इसके आवेश से भाग दीजिए या इसके आवेश से भाग दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लवण के लिए हो गया। इसी प्रकार देखिएगा ऑक्सीकारक पदार्थों के लिए अलग होता है। ऑक्सीकारक पदार्थ जो है, इसको आप जब डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ बड़े अच्छे से इसको देखेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ MnO4 निगेटिव पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में। जब उसका केमिकल रिएक्शन को देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा, 8H पॉजिटिव 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ये बना देता है Mn डबल पॉजिटिव प्लस बना देता है आपका 4 मोल जल का अणु। ये रिएक्शन देखेंगे कहाँ पर आप, जब डी ब्लॉक तत्वों का रसायन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसको हम वृहद रूप से वहाँ देखेंगे। तो इस पूरे प्रोसेस में देखिएगा कि जब KMnO4 का, उसी का पार्ट है, KMnO4 का जब हम तुल्यांकी भार निकालने जाएंगे, का तुल्यांकी भार निकालेंगे आप, ठीक है, तो KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का अणु भार निकालेंगे, ठीक है, क्या निकालेंगे, अणु भार लिखेंगे। और उसके बाद जो है कि प्रति अणु ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो एक पोटेशियम परमैंगनेट का कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, 5, तो यहाँ पर से संख्या क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पर से पोटेशियम परमैंगनेट का क्या हो जाएगा, तुल्यांकी भार निकल जाएगा। ऐसा ही बात किया जाए पोटेशियम डाइक्रोमेट का, तो वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 रहती है, तो उसके पोटेशियम डाइक्रोमेट के अणु भार को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो उसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा, ठीक है। अब ये बात हो गया ऑक्सीकारक का। अगर मैं बात करूं अपचायक का, किसका बात करूं, अगर मैं बात करूं अपचायक का, तो एक अभिक्रिया के उदाहरण लेते हैं, जैसे Sn डबल पॉजिटिव रिएक्शन करके Sn4 डबल पॉजिटिव में परिवर्तित होता है, अर्थात यहाँ पर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है। ये ऑक्सीकारक के लिए था, ये किसके लिए था, ऑक्सीकारक पदार्थ के लिए था, और ये जो हो रहा है अपचायक के लिए हो रहा है, अपचायक पदार्थ के लिए। तो यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा कि यहाँ पास इस डबल पॉजिटिव के साथ जो ऋण आयन लगा होगा उसका लिखा जाएगा, अणु भार लिखा जाएगा। अगर इसके साथ 2 क्लोरीन लगे हैं तो SnCl2, तो SnCl2 का अणु भार लिखा जाएगा। और त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो उसका तुल्यांकी भार निकल जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर है, क्लियर है। तो आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया तुल्यांकी भार के संबंध में बहुत सारी चीजें। यहाँ पास एक देखिए, क्लोरीन के 35.5 भाग और ऑक्सीजन के 8 भाग को आप देखिए, गौर से देखिए, है ना, पूरी चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी यहाँ पास जो डेफिनेशन में लिखा हुआ है। एक उदाहरण मैं लेता हूँ कि ये जो मैग्नीशियम है क्लोरीन से क्रिया जो करता है, ये क्या बनाता है, MgCl2 बनाता है। ये बात क्लियर हुआ, क्या बनाता है, MgCl2 बनाता है। तो यहाँ पास आप देखेंगे कि मैग्नीशियम का एटॉमिक मास जो होता है 24 होता है। जब ये रिएक्शन करता है तो Mg डबल पॉजिटिव बनाता है। तो यहाँ पास इसका तुल्यांकी भार जो निकल रहा है, तुल्यांकी भार जो होता है 12 बटे क्या हो जाएगा, 24 बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 2 बार हम क्या हो जाएगा, 24, अर्थात इसके 1 ग्राम तुल्यांक में कितना ग्राम हो रहा है, 12 ग्राम हो रहा है ना। एक तुल्यांक में कितना हो रहा है, 12 ग्राम हो रहा है। लेकिन वो कितने क्लोरीन से क्रिया कर रहा है, कितने क्लोरीन से क्रिया कर रहा है, एक क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 है, यहाँ 2 क्लोरीन है तो कितना हो जा रहा है, 71 हो जा रहा है। तो ये ध्यान देने की बात है कि 24 ग्राम कितने से क्रिया कर रहा है, 71 ग्राम से। ये बात क्लियर है। तो 1 ग्राम में कितना, 1 ग्राम तुल्यांक में कितना ग्राम हो रहा है, 12 ग्राम। तो 12 ग्राम कितने से क्रिया करेगा, 35.5 से। ये क्लोरीन का 1 ग्राम तुल्यांक हो गया। किसका हो गया, एक क्लोरीन का 1 ग्राम तुल्यांक हो गया।
क्योंकि मैं पहले ही बोला था कि किसी भी परमाणु का 1 ग्राम तुल्यांक जो है दूसरे परमाणु के 1 ग्राम तुल्यांक से रिएक्शन करता है। समझ रहे हैं बात को आप कि मैग्नीशियम का 24 ग्राम जो है क्लोरीन के 71 ग्राम से रिएक्शन कर रहा है और इसके 1 ग्राम तुल्यांक में मैग्नीशियम का जो वेट है वो 12 ग्राम है। तो 12 ग्राम किससे क्रिया करेगा 35.5 से, जो इसके 1 ग्राम तुल्यांक के बराबर है। और कोई भी परमाणु दूसरे परमाणु से 1 ग्राम तुल्यांक से ही रिएक्शन करता है। तो यही पास ये बात को बता रहा है कि क्लोरीन के 35.5 भाग से क्रिया करती है या उन यौगिकों को विस्थापित करती है। अब इसी संबंध में ऑक्सीजन के उदाहरण को ले लेते हैं। तो ऑक्सीजन को भी उदाहरण को मैं मैग्नीशियम के संबंध में ही ले रहा हूं। देखिएगा गौर से, ऑक्सीजन के भी उदाहरण को मैं किसके संबंध में ले रहा हूं, मैग्नीशियम के संबंध में। तो देखिएगा, क्योंकि आपके दिमाग में आ जाएगा कि आपने क्लोरीन के एटॉमिक मास 35.5 लिखा और ऑक्सीजन का तो एटॉमिक नंबर होता है यार, उसका एटॉमिक मास तो 16 होता है, तो उसका 16 भाग क्यों नहीं लिखे हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए कि मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना है, 24 है, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 16 है। यहाँ पास डबल पॉजिटिव के रूप में है, यहाँ डबल नेगेटिव के रूप में है। ये बात क्लियर है। तो इसका जब तुल्यांकी भार निकाल रहे हैं तो 24 बटे क्या हो जा रहा है 2, तो ये कितना हो जा रहा है 12, और इसका निकाल रहे हैं तो 16 बटे कितना हो जा रहा है 2, तो ये कितना हो जा रहा है 8। तो यहाँ पर देखिए इसके 1 ग्राम तुल्यांक में कितना है, मैग्नीशियम के 1 ग्राम तुल्यांक में कितना ग्राम है, 12 ग्राम, जो किससे क्रिया कर रहा है 1 ग्राम तुल्यांक ऑक्सीजन से, उसके 1 ग्राम तुल्यांक में कितना है 8 ग्राम। इसीलिए आप कहते हैं कि 8 भाग को क्या करता है, विस्थापित करता है। तो मैं समझता हूं कि ये पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल प्रश्न भी लगा लेते हैं ताकि आपको और भी कोई समस्या ना हो। ठीक है, देखिएगा गौर से देखिएगा। प्रश्न जो है ये कह रहा है कि सोडियम के 2 ग्राम 250 ml विलयन में घुले हैं, तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 ग्राम विलयन के 250 मिलीलीटर में घुले हैं, तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। अक्सर देखिएगा कि न्यूमेरिकल प्रश्नों में है ना, जो तुल्यांकी भार है वो दिया रहता है, नहीं दिया है तो निकालने का तरीका बता दिए हैं। नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। ठीक है, नॉर्मलता ज्ञात कीजिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है ना। तो नॉर्मलता n बराबर होता है WB/EB गुणे 1000/V in ml। तो WB किया है 2 ग्राम, EB है 40, ये हो गया 1000, वॉल्यूम है 250 ml, तो 250 चौको क्या हो गया 1000, और 4 दहा में क्या हो गया 40, पॉइंट करेंगे तो 20, 10 दूनी क्या हो जाएगा 20। तो ये जो नॉर्मल आ रहा है इसका 0.2 नॉर्मल सॉल्यूशन का है। ठीक है, तो एकदम इजी सा है, सरल सा है। निश्चित रूप से आपके लिए वीडियो उपयोगी होगा। अगर इसके बाद भी इन दोनों टॉपिक में मोलैलिटी में और नॉर्मेलिटी में कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो, तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए और अंसारी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू वेरी मच।